हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे साइंस का। रेलवे साइंस को देखेंगे जो कि आपका 2024 में जितने भी रेलवे में एग्जाम हुए हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका एएलपी का प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है निलंबन के लिए निलंबन के संबंध में सही है। तो देखिए, सब पहले वाले इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कोलाइड के बारे में दिया गया था, इसमें दिया गया है निलंबन के बारे में। मतलब कि कोलाइड और निलंबन, इससे पहले वाले शिफ्ट में जब एग्जाम हुआ था तो कोलाइड के बारे में दिया गया था, और इस शिफ्ट में जो है आपका निलंबन के बारे में दिया गया था। जब अगर हम कोलाइड को देख रहे हैं तो निलंबन को भी हमें पूरी तरह से देखना होगा, तभी हम जा करके एक एक्यूरेट जो है रेलवे के पैटर्न को हम कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है निलंबन के लिए संबंध में सही है। तो देखिए, निलंबन एक जो होता है विसमांगी मिश्रण है। तो देखिए, फर्स्ट ही ऑप्शन जो है इसमें सही है कि निलंबन जो होता है एक विसमांगी मिश्रण होता है। निलंबन के कण आँखों के लिए अदृश्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आँखों के लिए क्या होते हैं? दृश्य होते हैं। निलंबन एक समांगी मिश्रण है। तो देखिए, निलंबन समांगी मिश्रण नहीं होता है, आपका विसमांगी मिश्रण होता है, इसको भी काट दीजिए। आगे देखते हैं, गैस में परिक्षेपित ठोस पदार्थ को निलंबन कहा जाता है। तो देखते हैं निलंबन हम कहते किसको हैं। तो देखिए, यह दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है जो समान रूप में मिश्रित नहीं होता है। देखिए, निलंबन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है और समान रूप में नहीं होता है। तो समान रूप में ना होने की वजह से ही जो है हम इसको विसमांग मिश्रण बोलते हैं। इसके कण बड़े होते हैं जिसे हम नंगे आँखों से देख सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 को काटे थे कि इसके कण जो है आँखों के लिए अदृश्य होते हैं। तो देखिए, आँखों के लिए अदृश्य नहीं होते हैं, आँखों के लिए सदृश होते हैं, जिसको हम नंगे आँखों से देख सकते हैं। निलंबन के कण का आकार जो होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक व्यास के होते हैं। यदि इसमें उपस्थिति कणों को छोड़ दिए जाए तो वह समय के साथ नीचे जो होता है आपका बैठ जाता है। निलंबन के लिए जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो जाता है। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? इस परिघटना को हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है कि 20 सेंटीमीटर परिणाम की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हम गिवन को कवर करेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण यहाँ पे दिया गया है। जब यहाँ पे अवतल दर्पण लिया गया है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ की एफ के मान कितना दिया गया है? एफ बराबर जो है आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है? दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है और वास्तविक प्रतिबिंब दिया गया है। जब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब दिया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी 20 से वस्तु की दूरी यहाँ पे दिया गया है। वस्तु की दूरी जब दिया गया है तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, -60 होगा। और वास्तविक दिया गया है तो आपका भी जो हो जाएगा आपका माइनस होगा। तो भी आपका यहाँ पे क्या गया है? फाइंड करना है। तो प्रतिबिंब का दूरी जो है आपको फाइंड करना है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, इसका एक फार्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। हमको निकालना किसको है? तो 1/v का वैल्यू निकालना है। 1/f का वैल्यू कितना यहाँ पे है? तो 1/f का वैल्यू जो है 1/20 है। 1/f का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। तो 1/f का वैल्यू 1/20 है। 1/v हमको फाइंड आउट करना है। 1/f का वैल्यू 1/-20 हो जाएगा। और इस इधर जाएगा u, तो इधर अगर ई जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा, अगर तो माइनस क्या हो जाएगा? 1/+ हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। और जब हम इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा वैल्यू जो हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1/v का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/30 हो जाएगा। तो इसका 30 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो -30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि पादप के हार्मोन
पादप के हार्मोन और उसके कार्यों के बीच सही मेल को पहचानिए। तो देखिए जिब्रेलिन्स जो होता है, जिब्रेलिन्स जो होता है तने के वृद्धि के लिए सहायक होता है, सही हो जाएगा। साइटोकोनिन्स जो होता है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है पौधे के लिए, भी सही हो जाएगा। एब्रेसिक एसिड जो होता है आपका वृद्धि को रोकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है आपका सही हो जाता है। जिब्रेलिन जो होता है जिब्रेलिन जो होता है बौने पौधे को लंबा करता है। तो देखिए सहायक में वृद्धि, तने की वृद्धि में सहायक हो गया। साइटोकाइनिन जड़ और अंकुर विकास तथा पत्ता वर्णिता और क्लोरोप्लास्ट विकास के लिए जो होता है आपका महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए कोशिका वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन जो होता है महत्वपूर्ण होता है। एक जो होता है यहाँ पे, एक होता है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है, तो ऑक्सिन जो होता है कोशिका वृद्धि और विभेदन का बढ़ावा देता है तथा तने के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभाता है। कौन सा, तो आपका ऑक्सिन हो जाता है। एक होता है आपका जिब्रेलिन्स जो होता है पुष्प और कली की निष्क्रियता को तोड़ने में जो होता है आपका सहायक होता है। कौन सा, तो जिब्रेलिन हो जाएगा। और एस्बेसिक एसिड जो होता है आपका वृद्धि को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है कि परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए परागकणों को जो होता है पुंकेसर से, कहाँ, तो परागकणों को जो होता है पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होगा, तो मतलब कि सेम पुष्प के वर्तिकाग्र पे होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम स्वपरागन बोलते हैं। और दूसरे ओर यदि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम परपरागन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका 4 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा परागन जो होता है किसके माध्यम से होता है, तो हवा से परागन की सफलता दर जो होती है बहुत कम होती है। तो देखिए हवा से परागन को हम क्या बोलते हैं, तो एनीमोफिली बोलते हैं। और इसके परागन दर जो होता है बहुत ही कम होता है। और पौधे के लिए जानवरों विशेष रूप से कीड़ों को फूल पर आने और पराग को विशेष रूप से फूल से फूल में ले जाने के लिए लुभावना सर्वाधिक प्रभावित होती है। और लगभग जो होती है 65% परागन जो होती है किसके माध्यम से होती है, तो कीटों के माध्यम से जो होती है प्रभावी होती है। जब परागकण फूल के वर्तिकाग्र पर उतरते हैं तो यह अंकुरित होता है और पराग नली बनाता है। यह आकार नली के पौधे के अंडाशय तक बढ़ावा देता है और अंडाशय में जो होता है आपका फल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए हृदय से आने वाली अशुद्ध रुधिर को साफ करना, मूत्राशय को खाली करना, फेफड़ों में रुधिर से CO2 को हटाना, रुधिर से अवशिष्ट उत्पादों को निस्यंदन करना। तो देखिए अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है, तो मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य जो होता है हृदय से आने वाले अशुद्ध रुधिर को साफ करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मूत्राशय को खाली करना, देखिए ये भी नहीं होगा। फेफड़ों में रुधिर से CO2 को हटाना, ये भी गलत हो जाता है। तो रुधिर से अवशिष्ट उत्पादों का निस्यंदन करना ही जो होता है मूत्र निर्माण का कार्य होती है। और ये जो होता है मूत्र मानव शरीर में एक जलीय घोल है जिसमें कई अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि आपका यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, पित्तवर्णक आदि जो होते हैं आपका शामिल होते हैं। यूरोटोलिक पौधे में यूरोटोलिक जीवों में मुख्य नाइट्रोजन युक्त अंतिम उत्पाद यूरिया होता है जो यकृत में बनता है। यूरिया रक्त परिसंचरण के माध्यम से गुर्दे में पहुंचता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। मूत्र निर्माण जो होता है आपका 3 चरणों में होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका रेलवे के द्वारा पूछा गया है कि 3 चरणों में कौन कौन से होता है। तो फर्स्ट देखेंगे कि ग्लोमेरुलिन निस्पंदन और अल्ट्रा निस्पंदन होता है। दूसरा जो होता है आपका चयनात्मक पुनः अवशोषण एवं नलिका स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पदार्थ के कणों के निरंतर गति के संबंध में सही होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है पदार्थ के कणों के निरंतर गति के संबंध में सही होता है। यदि हम तापमान कम करते हो तो कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है। तो देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि यदि तापमान कम करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसको काट दीजिए। तापमान में परिवर्तन का कणों के गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल गलत होगा। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है कम हो जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। यदि हम तापमान बढ़ाएंगे, जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है आपका बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जैसे कि ऊष्मा जो होता है आपका, ऊष्मा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है आपका किसका अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का होता है। तो ऊष्मा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है संतृप्त कार्बन यौगिक है। तो देखिए एल्कीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एल्कीन है। एल्केन हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एथिलीन को काटते हैं, यहाँ पे एथिलीन नहीं होगा। अब आते हैं एल्कीन, एल्केन, एल्काइन में। तो सबसे पहले देखेंगे कि संतृप्त कौन सा होता है। तो देखिए एल्केन में जो होता है आपका सिंगल बॉन्ड बनता है, एल्कीन में जो होता है आपका डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। और एल्काइन में जो होता है आपका कौन सा, तो एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो क्वेश्चन को देखेंगे, जब सिंगल बॉन्ड वाले जो होता है एल्केन जो होता है आपका संतृप्त होता है, बाकी एल्कीन और एल्काइन जो होता है इसमें असंतृप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। एल्केन के फार्मूला हो जाता है CnH2n+2 हो जाता है। एल्कीन के CnH2n होता है और एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा कि एल्केन जो होता है आपका संतृप्त होता है, बाकी एल्कीन और एल्काइन जो होता है असंतृप्त होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बोला गया है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं। तो धोवन सोडा हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं, या बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम धोवन सोडा का यूज करते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है आपका, रासायनिक होता है Na2CO3 10H2O होता है। अब बेकिंग सोडा जो होता है आपका खाने वाला सोडा हो जाता है, बेकिंग सोडा का हो जाएगा NaHCO3 जो होता है बेकिंग सोडा का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है NaOH, विरंजक चूर्ण का हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि देखिए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 होता है। यह जल की कठोरता को मुक्त करता है। इसमें उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या सल्फाइड में घुले होते हैं। जल की कठोरता दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो एक होता है आपका अस्थायी कठोरता होती है, दूसरा जो होता है आपका अस्थायी कठोरता होता है। तो जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो देखिए जल में जो होता है अस्थायी कठोरता जो होता है, अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो होता है बाइकार्बोनेट की वजह से जो होता है अस्थायी कठोरता होती है। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसे उबाला जा सकता है। और जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण जल में घुले कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड होता है। तो देखिए अस्थायी कठोरता जो होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड घुले होते हैं, जिसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है कि दो वृत्ताकार कुंडलियों ए और बी जिसकी त्रिज्या r समान है, इसमें समान विद्युत धारा I प्रभावित होती है। लेकिन इसमें जो होता है 50 ओम और 100 ओम के फेरे ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस विकल्पों के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो देखिए एक फार्मूला होता है B फार्मूला आता है चुंबकीय क्षेत्र इक्वल म्यू नॉट एन एल जो होता है आपका फार्मूला होता है। जो एन यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो एन होता है फेरों की संख्या, आई जो होता है विद्युत धारा के परिमाण होता है। आई जो होता है क्या हो जाता है, विद्युत धारा के परिमाण हो जाता है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है,
इसमें जो है आपका क्या दिया गया है, 50 और 100 प्रभावित धारा आई दिया गया है, 50 और 100 दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे बी ए इक्वल टू देखेंगे 50 ओम हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं तो देखिए बी टू 100 यहाँ पे दिया गया है, और ये जो है ए बी जो है आपका 100 दिया गया है, ए जो है आपका 100 दिया गया है। तो देखिए बी जो दुगना नहीं है ए से, तो क्या हो जाएगा, बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से बड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करते हैं। तो देखिए गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो देखिए एम जो होता है मास होता है, तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। भी जो होता है वेलोसिटी होता है, वर्ग के वेग पर निर्भर करेगा। बट यहाँ पे दाब पे जो होता है गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करेगा, तो इसको काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए और 1 और 2 जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सबसे सरल अस्थायी ऊतक कौन सा है, तो फ्लोएम जो होता है आपका क्या होता है, तो फूड का परिवहन करता है। और ये तो एक होता है एपिडर्मिस, पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा जो होता है आपका सबसे सरल अस्थायी ऊतक होता है। और देखिए पैरेनकाइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है जो शिथिल रूप से पैक पतली दीवार वाली आइसोडायमेट्रिक्स कोशिकाओं से बना होता है। यह पौधे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और ये कौन सा हो जाएगा, पैरेनकाइमा जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच जो होता है आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में नहीं हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया भी काट दीजिए। तो जब अभिकारकों का आदान प्रदान जो होता है किस अभिक्रिया में हो जाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो है अभिकारकों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IER क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है, SER का पूर्ण रूप होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, जो एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण करता है, क्या कहलाता है, तो SER का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है SER का फुल फॉर्म होता है। तो स्पेसिस को काटिए, सिमिलर को काटिए, सिंपल को काटिए, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो हो जाएगा 13 का डी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा हो जाएगी। तो देखिए एक वो जो होता है ओम के नियम के अनुसार चालक का भी बराबर जो होता है आपका IR होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम कि क्या बोला गया है, किसी चालक का प्रतिरोध R जो होता है प्रतिरोध होता है, इसको 3 गुना बढ़ा देते हैं, तो मतलब कि इसको 3R कर देते हैं तो धारा हो जाएगी। तो धारा जो हो जाएगी आपका 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R जो हो जाएगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा आपका I हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन होता है। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान जो है 2 कोशिकाओं का विभाजन में होता है। एक हो जाएगा आपका निश्चित तल में, ये ऑप्शन ए निश्चित तल में, बी जो हो जाएगा अनेक समान तल में, कोई तल में नहीं, डी जो हो जाएगा 2 निश्चित तल में। तो देखिए 15 का जो हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा कोई भी तल जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अमीबा का जो होता है आकार जो होता है अनिश्चित होता है, इसलिए जो है इसको कोई भी तल नहीं हो सकता है। इसका आंसर कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है NaCl का समान सूत्र होता है। NaCl को क्या कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl Na का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपका 23 होता है। वही अगर बात करते हैं क्लोरीन का जो होता है आपका 35.5 होता है, और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 58.5 U जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना हो जाएगा। तो देखिए यदि जी का वैल्यू जो है 6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा कि
6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान आपका दिया गया है, चंद्रमा का द्रव्यमान भी यहाँ आपका दिया गया है, तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है आपका 4:10⁸ दिया गया है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, F = G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब इस वैल्यू पे जो होता है इसको पुट कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 18 × 10⁹ 1.8 × 10⁻18 न्यूटन जो हो जाएगा, इसका 20 न्यूटन जो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम आपको फार्मूला बता दिए, इसे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। एक कैपिटल M जो हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, स्मॉल m जो हो जाएगा मून का द्रव्यमान हो जाएगा, और इसके बीच की दूरी जो है हो जाएगा ये हो जाएगा, और इस डायरेक्ट जो है आपका फार्मूला बेस्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हम कहते किसको हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में हम किसका यूज करते हैं, तो जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है आपका CaSO4 × 2H2O जो होता है आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद पाउडर होता है जो पानी के साथ मिलने पर यह सख्त पेस्ट बनाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निम्न उपयोग देखेंगे तो सांचे एवं मोल्ड बनाने के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है। चिकित्सा या शल्य चिकित्सा में उस सर्जिकल पट्टियों में किया जाता है। दीवार के कवरिंग के रूप में किया जाता है। छत और दीवारों के लिए सीलेंट के रूप में किया जाता है। उसके बाद आपका मॉडलिंग और मूर्ति कला में इसका यूज किया जाता है। अग्नि अवरोधक के रूप में भी जो है हम आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। इसी तरह से जो है आपका 2024 में जो ALP का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका A to Z क्वेश्चन को जो है बारीकी तरीके से ऑप्शन वाइज आपको करा दिया गया है। तो आपका ALP का पूरा कवर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देश से हम चालू करेंगे किसका, तो बिहार SI का चालू करेंगे, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ साइंस का ही पोर्शन होगा। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। और आपको बता दें हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है। टेलीग्राम चैनल से जाकर के ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।